नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपको सबसे पहले ले चलते हैं मुंबई, जहां प्रधानमंत्री मोदी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आर्मी डे के रूप में भी मनाया जाता है। देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले प्रत्येक जाबाज को मैं नमन करता हूं। मां भारती की रक्षा में जुटे हर वीर वीरांगना को मैं आज के दिन बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत की समुद्री विरासत नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स मेड इन इंडिया है। मैं भारतीय नौसेना को, इनके निर्माण कार्य से जुड़े सभी साथियों को, इंजीनियर्स को, श्रमिकों को और पूरे देश को बधाई देता हूं। साथियों, आज का एक कार्यक्रम हमारी गौरवशाली धरोहर को भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ता है। लंबी समुद्री यात्राएं, कॉमर्स, नेवल डिफेंस, शिप इंडस्ट्री, इसमें हमारा एक समृद्ध इतिहास रहा है। अपने इतिहास से प्रेरणा लेते हुए आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है। आज जो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए हैं, उनमें भी इसकी झलक है। अब जैसे हमारा नीलगिरी चौल वंश के समुद्री सामर्थ्य के प्रति समर्पित है। सूरत वॉरशिप उस कालखंड की याद दिलाता है जब गुजरात के पोर्ट्स के जरिए भारत वेस्ट एशिया से जुड़ा था। इन दिनों ये दोनों शिप्स, इसके साथ आज बागशीर सबमरीन की कमीशनिंग भी हो रही है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे P-75 क्लास की पहली सबमरीन कलवरी की कमीशनिंग में शामिल होने का अवसर मिला था। आज मुझे इस क्लास की 6वीं सबमरीन बागशीर को कमीशन करने का सौभाग्य मिला है। ये नए फ्रंटियर प्लेटफॉर्म भारत की सुरक्षा और प्रगति दोनों को नया सामर्थ्य देंगे। साथियों, आज भारत
तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को। खबरों बढ़ते आगे, नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प पत्र जारी किया है। इस बार एक संकल्प पत्र प्रदेश स्तर पर बना है, जबकि 11 नगर निगमों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र बना है। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन संकल्प पत्र को जारी किया है। संकल्प पत्र के माध्यम से पार्टी अपनी सरकार की उपलब्धियों और कार्य योजना को सामने रख रही है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प पत्र जारी किया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र अब जारी हो चुका है। इस संकल्प पत्र में क्या कुछ खास? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि पहली बार बीजेपी ने ये कदम यहाँ पर उठाया। नगर निकाय चुनाव के लिए पहली बार निकाय चुनाव में जो संकल्प पत्र है उसको जारी करने का काम आज बीजेपी की तरफ से किया गया है। 2 संकल्प पत्र एक साथ यहाँ पर जारी हुए हैं। यानी पहला जो संकल्प पत्र है वो हर नगर निगम के लिए अलग अलग संकल्प पत्र है, जिसको आज जारी करने का काम यहाँ पर किया गया। 11 नगर निगम है, तो 11 नगर निगमों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी हुए ताकि जनता को पता चल सके, हर नगर निगम की जनता को पता चल सके कि उनके विकास की जो बातें सरकार करती है, खासतौर पर बीजेपी जो वायदे करती है उसमें क्या क्या वायदे हैं उनको बताने का काम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा एक संयुक्त संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें सभी नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें भी शामिल है। और इस पर ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपने उन वायदों को बताने यहाँ पर काम किया, अपने उन वायदों को करने की बात इन्होंने कही है जो अगले 5 साल के लिए वो करना चाहते हैं नगर निगमों में या निकायों में। तो बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी यहाँ पर कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में जिस प्रकार से बीजेपी का इस समय बोलबाला हो रहा है, जिस प्रकार से सरकार की योजनाएं गतिमान है, सरकार की विकास की योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है, तो ऐसे में बीजेपी जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कोशिश यही है कि इस संकल्प पत्र के माध्यम से बीजेपी अपने उस विजन को बताने का काम जनता के बीच यहाँ पर करेगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ काम वो करना चाहती है, किस प्रकार की सोच उनके विकास को लेकर बीजेपी ने यहाँ पर चुनी है। बीजेपी ने ये कह सकते हैं कि आज अपने हर प्रत्याशी के लिए एक वोट मांगने की अपील यहाँ पर करें। पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान यहाँ पर करा है कि वो इस संकल्प पत्र को जन जन तक पहुँचाने का काम यहाँ पर करें, ताकि 23 जनवरी को जब निकाय चुनाव के लिए मतदान हो तो उस निकाय चुनाव में मतदान करने से पहले सभी जनता उस आशय को यहाँ पर समझ सके और उस विजन को, बीजेपी के संकल्प पत्र को ध्यान में रखकर अपना वोट कास्ट करने का काम करें। तो कोशिश यहाँ पर की गई है। अब देखना यही होगा कि बीजेपी के संकल्प पत्र के बाद किस प्रकार से आगे की कार्रवाई होती है, पार्टी का कार्यकर्ता कितना उत्साहित नजर आ पाता है, जनता को कैसे समझाने में कामयाब हो पाता है। जी बिल्कुल, ऐसे में जनता के बीच ये संकल्प पत्र जाए, सरकार की उपलब्धियां सभी को पता चले, इसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के जो आला कमान है वो क्या कुछ योजना बना रहे हैं, क्या कुछ रणनीति तैयार कर रहे हैं? अभय, देखिए, बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए अपनी रणनीति पूरी तरीके से तैयार यहाँ पर करी हुई है। बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो संकल्प पत्र को दोहराने का काम कर रहा है, बीजेपी के उस विजन को दोहराने का काम यहाँ पर कर रहा है, जिसमें बीजेपी चाहती है कि उनके जो विजन है वो जनता तक पहुँच सके, यानी बीजेपी की जो सोच है वो जनता तक पहुँच सके कि क्या कुछ काम निकायों में वो करना चाहती है। क्योंकि पूरे प्रदेश के लिए तो सरकार की कह सकते हैं कि सरकार अपने स्तर पर विकास की योजना संचालित कर ही रही है, राज्य की जनता को आश्वस्त भी कर रही है, लेकिन निकायों की जनता के लिए स्पेशली बीजेपी क्या कुछ सोच रखती है, कैसे उनके विकास के लिए रास्ता तैयार करना चाहते हैं, उनके विकास का रोड मैप बनाने का जो संकल्प उन्होंने लिया है वो इस विजन के माध्यम से उन तक पहुंचाने का काम बीजेपी यहाँ पर करेगी। और ये कह सकते हैं कि पहली बार बीजेपी ने कदम उठाए जब निकाय चुनाव में भी लोकसभा विधानसभा चुनाव की तरह ही संकल्प पत्र जारी करने का काम बीजेपी की तरफ से हुआ है। तो ये देखना जरूर देखना आने वाले दिनों में दिलचस्प होगा। लेकिन अभय, सवाल ये है क्योंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव के जैसे ही निकाय चुनाव में भी अब संकल्प पत्र बीजेपी के द्वारा जारी किया गया है, इसके ये कदम उठाने के पीछे बीजेपी की क्या उद्देश्य है, वजह क्या है इसके पीछे की? बिल्कुल, इसके पीछे की वजह यही है कि बीजेपी चाहती है कि जो उनकी जो नीति है
जो उपलब्धियां या जो काम करने का जो रोड मैप उन्होंने चुना है, वो रोड मैप कितने आसानी से जनता तक पहुंच सकता है। इसीलिए निकाय चुनाव में इस संकल्प पत्र का सहारा लेने का काम यहाँ पर कर सके, क्योंकि समय कम बचा हुआ है और पूरे प्रदेश में कह सकते हैं 11 नगर निगम हैं, 11 नगर निगम बाद 40 के करीब नगर पालिकाएं हैं, 46 आपकी नगर पंचायतें हैं, और ये वो सोच है कि इतने दिनों इतने कम समय में कैसे विस्तृत जगह तक, यानी जो संख्या यहाँ पर वोटर्स के निकायों में, उस तक कैसे बीजेपी अपना विजन पहुंचाना चाहती है। इसीलिए संकल्प पत्र का सहारा पहली बार बीजेपी ने इस निकाय चुनाव में यहाँ पर लिया है और ये बताने का काम किया है, क्योंकि हर जगह ना तो मुख्यमंत्री अवेलेबल हो पाएंगे, ना पार्टी के जो वरिष्ठ स्टार प्रचारक हैं ना वो पहुंच पाएंगे। इसीलिए बिल्कुल इस संकल्प पत्र के द्वारा बीजेपी चाहती है कि उनकी जो योजना है, सरकार की जो योजना है और 5 साल तक सरकार क्या कुछ करेगी, ये जनता को भी पता चल जाए। बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया गया है। साथ ही विकास भी और विरासत भी, इस मूल मंत्र के साथ राज्य की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जहां एक और हमारी मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना, हमारी कन्या हमारा अभियान योजना, नंदा गौरी देवी कन्यादान योजना को लागू किया है। अनेक स्वयं सहायता समूह को लगातार मजबूती देने का काम किया है। वहीं युवाओं के लिए कौशल विकास और विभिन्न स्वरोजगार की योजनाओं के माध्यम से नए रोजगार के अवसर सर्जित करने पर भी विशेष ध्यान किया गया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारा राज्य नीति आयोग की रिपोर्ट में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंचा है। इतना ही नहीं, आज हम युवाओं को रोजगार देने में भी अग्रणी राज्य बनकर उभरे हैं। पिछले 1 वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाने में भी हमने सफलता प्राप्त की है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने राज्य में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने ठंडे बस्ते में डाल रखा था। हमारा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में भी कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बहुत जल्दी हम इसी माह हम समान नागरिक संहिता को पूरी तरह से लागू करने वाले हैं। प्रशिक्षण की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। इसका पूरा होते ही ये प्रदेश के अंदर लागू हो जाएगा। इसके अलावा हमने प्रदेश के अंदर प्रभावी नकल का कानून लागू किया, जिसका परिणाम है कि पिछले 3 वर्षों में 19,000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने में सफलता प्राप्त हुई है, जो अपने आप में राज्य स्थापना के बाद एक बड़ा रिकॉर्ड है। साथियों, पूर्ववर्ती सरकारों की विफलता के कारण हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी में गंभीर बदलाव देखने को मिल रहे थे। इस चुनौती का समाधान करने के लिए हमारी सरकार ने देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और डेमोग्राफी को सुरक्षित करने के लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कदम हम उठा रहे हैं। साथ ही प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून, दंगा रोधी कानून जैसे सख्त कानून भी हमने लागू किए हैं। साथियों, मैं आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी प्राथमिकताएं केवल घोषणा करना नहीं है, बल्कि घोषणाओं को धरातल पर उतारना है। इसके लिए ट्रिपल इंजन सरकार का होना बहुत आवश्यक है, अर्थात देश और राज्य के बाद नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में भी भाजपा की सरकार, इसको सच करने का मौका आ गया है। आगामी 23 जनवरी को सूरज की पहली किरण के साथ ही हमने ये संकल्प लेना है कि ट्रिपल इंजन सरकार द्वारा उत्तराखंड में विकास का सूरज अपनी विकास रूपी किरणों के साथ अपनी रोशनी बिखेरे। आप सभी को इसके लिए अभी से पूरी तरह से तैयार हो जाना है, क्योंकि 1 सप्ताह का समय मतदान और हमारे बीच में है। साथियों, इस बार के चुनाव में एक और जहां वही टिहरी जिले के पलेठी में देश का पहला प्राचीन सूर्य मंदिर है, जिसका मुख्य द्वार पूर्व की ओर स्थित है।
मंदिर फासना शैली में बना है और इसके प्रवेश द्वार के ऊपर 7 घोड़ों के रथ पर सवार सूर्य देव की पत्थर से निर्मित भव्य प्रतिमा विराजमान है। पर्यटन विभाग ने कई दशकों सुध नहीं ली है। पलेठी का ये सूर्य मंदिर उत्तराखंड पुरातत्व विभाग के संरक्षण में होने के बावजूद उपेक्षित पड़ा है। इसकी सुरक्षा को लेकर भी पुरातत्व विभाग गंभीर नहीं है। यही वजह है कि रख रखाव के अभाव में यहाँ स्थित गणेश और पार्वती के मंदिर ध्वस्त हो चुके हैं। सिर्फ सूर्य व शिव के मंदिर ही नहीं बल्कि कुछ भी ठीक स्थिति में नहीं है। इसके अलावा सूर्य, गंगा, यमुना, पार्वती, गणेश की मूर्तियां खुले में पड़ी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड एक ऐसा सूर्य मंदिर मौजूद है जिसकी स्थापना काल छठी से 7वीं सदी के बीच की मानी जा रही है। ये मंदिर टिहरी जिले के हिंडोला खाल विकास खंड मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर बनगढ़ क्षेत्र के पलेठी गांव में स्थित है। इस मंदिर को उत्तराखंड के अन्य सभी मंदिरों में सबसे प्राचीन माना जाता है। मंदिर में शिलापट पर राज्य कल्याण बर्मन और आदि बर्मन का लेख भी मौजूद है, जिन्हें उत्तर गुप्त यानी कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह लिपि 6वीं-7वीं शताब्दी में प्रचलित थी। पलेठी का शिलालेख उत्तराखंड के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन ये धरोहर नष्ट होती जा रही है। टिहरी पलेठी में पहला प्राचीन सूर्य मंदिर 675 से 700 ईस्वी के मध्य में निर्मित पर्यटन विभाग ने कई दशकों इसकी सुध नहीं ली है। काफी पुराना सूर्य मंदिर है। ये लगभग 8वीं सदी का है। 8वीं सदी से पूर्व है और ये पुष्यभूति वंश के थे। कल्याणवर्धन उन्होंने बनाया हुआ है। जी जी, इधर देखना। यहाँ पे करीबन 7 मंदिरों का समूह था। अच्छा, तो 7 नहीं थे फिलहाल, तो यहाँ पे 4 ही दिख रहे हैं। जी, इधर जो देखना। हाल हाजिर है 4 हैं। तो बाकी विभाग से यहाँ कुछ नहीं है। विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। पुरातत्व ने अपने अधीन ले रखा। पहले यहाँ पे एक चौकीदार भी था, वो भी उन्होंने वहाँ अपने हेड ऑफिस में शिफ्ट कर लिया, जो मुख्यालय है। अच्छा, क्या कहना है इस सूर्य मंदिर के बारे में, जो इतना पुराना मंदिर? ये सूर्य मंदिर भारतवर्ष का सबसे पुराना सूर्य मंदिर है। कटारमल और कोणार्क मंदिर से भी पुराना सूर्य मंदिर है और भारतवर्ष में ये पहला एक ऐसा सूर्य मंदिर है जिसका मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर खुलता है, पूर्व की ओर है। ये यहाँ बहुत सी मान्यताएं हैं। ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा स्थल बन सकता है, लेकिन पुरातत्व विभाग और पर्यटन विभाग के द्वारा बहुत लापरवाहियाँ की जाती हैं। यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर, प्रांगण के अंदर कहीं भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं पर जूते चप्पल उतारने का कोई अलग सा स्थान नहीं है। तो ये खाना पूर्ति बना करने के लिए थोड़ा सा इनमें 2 बेंच लगा दिए हैं और कुछ नहीं। अगर शासन प्रशासन चाहे तो ये एक अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो अपने रोज़गार के लिए भी, अगर पर्यटन बढ़ेगा तो उनका भी रोज़गार बढ़ेगा और ये भी एक पर्यटन की दृष्टि से ये क्षेत्र भी एक सुनहरे भविष्य की ओर जा सकता है। वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव में आचार संहिता पालन के लिए पुलिस विभाग और आबकारी विभाग की टीम की प्रदेश भर में चौकस है, जिसके चलते आदर्श आचार संहिता लागू होने के 3 हफ्ते के अंदर 11 करोड़ से ज्यादा की 241 किलोग्राम 215 ग्राम नारकोटिक्स और 71 लाख रुपए से ज्यादा की शराब जब्त की जा चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा जब्ती उधम सिंह नगर में हुई है, जहां 5 करोड़ 80 लाख से ज्यादा की नारकोटिक्स और शराब जब्त की गई है। जबकि दूसरे नंबर पर बागेश्वर है, जहां 31 लाख रुपए से ज्यादा की नारकोटिक्स और शराब जब्त की गई है। अवगत कराना चाहूँगा कि आदर्श आचार संहिता जो है अधिसूचना के साथ ही दिनांक 23 की साय से लास्ट मंथ प्रभावी हो गई थी और इस बार आयोग द्वारा जो है एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए एक तंत्र विकसित किया गया था, जिसके अंतर्गत जो व्यय प्रेक्षक होते हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, इनकी भी तैनाती की गई थी और जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए थे कि वो जिला स्तर पर प्रशासन, पुलिस
और आबकारी की टीमों का गठन करें। इसके अतिरिक्त जो है स्टेट हेडक्वार्टर पर भी जो है पुलिस विभाग को और आबकारी विभाग को निर्देश दिए गए थे कि स्टेट नोडल भी पुलिस और एक्साइज के वो लोग नॉमिनेट कर लें और रैंडम तरीके से भी जो है इसकी जांच और जो जब्ती इत्यादि की कार्रवाइयाँ होती हैं वो समय समय पर होती रहें, ताकि जो इलीगल एंड करप्ट प्रैक्टिसेस जो निर्वाचन के दौरान होती हैं उस पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो अभी तक के जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये हैं कि 71,28,000 रुपए की अगर मैं लागत की बात करूं तो इतने लागत की जो है अवैध शराब जो है पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा सीज की गई है, जब्ती की गई है। और अगर नारकोटिक्स की बात की जाए तो ये अमाउंट हमारा 11 करोड़ प्लस का है, जो अभी तक पुलिस के द्वारा जो है सीजर किया गया है। और समय समय पर जो है इस प्रकार के चेकिंग अभियान चलते रहेंगे और इसमें एक अद्यतन भी निर्देश जो है संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी किए जा चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की डेट पास आती है तो इस प्रकार की जो प्रैक्टिसेस हैं या फिर इस प्रकार के जो प्रकरण हैं वो ज़्यादा संज्ञान में आते हैं। तो इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए, चेकिंग करने के लिए और कोई भी अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला या मतदाताओं को प्रलोभित या फिर उनको किसी प्रकार से ब्राइबरी करने का अगर प्रकरण संज्ञान में आता है तो उस पर जो है जिला निर्वाचन अधिकारियों के स्तर से, हमारे संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के स्तर से कार्रवाई प्रभावी रूप से की जाएगी। वहीं हरिद्वार के शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी महेश प्रताप सिंह राणा के एक समर्थक को बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा के समर्थक द्वारा पिस्टल दिखाकर धमकाने का मामला सामने आया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गैस प्लांट चौकी में दी गई शिकायत के अनुसार ट्रांसपोर्ट कारोबारी सुधीर जोशी अपने कार्यालय से घर लौट रहे थे। गुप्ता प्रोविजन स्टोर पर खरीदारी के दौरान एक युवक ने उनसे चुनावी चर्चा को लेकर नोकझोंक शुरू कर दी और पिस्टल तानकर धमकी दी है। कांग्रेस प्रत्याशी महेश प्रताप सिंह राणा ने इस घटना की निंदा भी की है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राजीव शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा, अगर जनता कांग्रेस को समर्थन दे रही है तो भाजपा के लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। ये साफ दर्शाता है कि भाजपा चुनाव हारने के डर से बौखला गई है। भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले अब जनता के सवालों का सामना नहीं कर पा रहे। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। शिवालिक नगर में इस घटना के बाद चुनावी माहौल और भी गर्मा गया है। स्थानीय प्रशासन ने सभी प्रत्याशियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इनकी बातचीत हो गई, उन्होंने भी सारी जो बातें थी तो फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।